अच्छा स्पीड से ये बताइए, मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? मालवा का जो परमार वंश है उसका संस्थापक कौन हो जाएगा? मालवा का जो परमार वंश है उसका संस्थापक कौन हो जाएगा? उपेंद्र कृष्णराज। कौन हो जाएगा? उपेंद्र कृष्णराज जो है ये मालवा के परमार वंश का क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कलचुरी वंश का संस्थापक, तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कोक्कल प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोक्कल प्रथम हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कलचुरी वंश का संस्थापक हो जाएगा। कलचुरी वंश जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो त्रिपुरी नामक जगह है वहां पर शासन करता था, यानी त्रिपुरी में उनकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ ये बताइए दोस्तों, ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है इसमें चंदेल वंश की नींव किसने डाली थी? बुंदेलखंड वाले एरिया में चंदेल वंश की नींव किसने डाल दी थी? नन्नुक ने डाल दी थी। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है झेजाक पुख्ती वाला एरिया है कौन सा, तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया हो जाएगा। साथ ही साथ नन्नुक ने चंदेल वंश की नींव कौन सी शताब्दी में डाली? तो 9वीं शताब्दी हो जाएगी, यानी 831 ईस्वी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मालवा के परमारों में अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन होगा? मालवा के परमारों में अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन होगा, बताइए। महलक देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महलक देव हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1305 ईस्वी में अपने सेनापति को भेजा था। सेनापति का नाम क्या था? आइन उल मुल्क हो जाएगा सेनापति का नाम क्या हो जाएगा? आइन उल मुल्क। उनके नेतृत्व में आपको याद रखना है भेजा गया था, महलक देव पर आक्रमण किया था। और संजीव सिंह परमार क्या हो जाएगा? अंतिम शासक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि लिखित छाछ शैलाश्रय हमें कहां से देखने को मिलेगा? लिखित छाछ शैलाश्रय, लिखित छाछ शैलाश्रय हमें कहां से देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के मुरैना से। लिखित छाछ शैलाश्रय हमें मध्य प्रदेश के कहां से देखने को मिलेगा? मुरैना से देखने को मिल जाएगा। जबकि लिखित दंत शैल चित्र कहां से देखने को मिलेंगे? लिखित दंत शैल चित्र, लिखित दंत शैल चित्र अपन को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अशोकनगर जिले के चंदेरी से देखने को मिल जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि जिंजरी शैलाश्रय क्या देखने को मिल जाएंगे? जिंजरी शैलाश्रय जिंजरी शैलाश्रय अपन को मध्य प्रदेश के कटनी जिले से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। शैलाश्रय यानी दीवालों पर बनाए गए चित्रकारी वगैरह हो जाएंगी। जैसे लिखित छाछ नाम का जो दीवालों पे चित्र बनाया गया ये मुरैना में है, लिखित दंत चंदेरी में है, जिंजरी शैलाश्रय कटनी में है। रानी माची शैलाश्रय कहाँ पर हो जाएगा? रानी माची शैलाश्रय, रानी माची शैलाश्रय कहाँ पर हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? सिंगरौली जिले में रानी माची शैलाश्रय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि होशंगाबाद में हमें कौन कौन से शैलाश्रय देखने को मिलेंगे? होशंगाबाद में मामा बांजा शैलाश्रय हो जाएंगे। और बताइए। मामा पांजा शैलाश्रय हो जाएंगे। निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय, निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय, हर्रापाल शैलाश्रय, हर्रापाल शैलाश्रय, वेलखंदार शैलाश्रय क्या हो जाएगा? वेल खंदार शैलाश्रय हो जाएगा। चुड़ना गुंदी शैलाश्रय, चुड़ना गुंदी शैलाश्रय, ये सारे शैलाश्रय अपन को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में देखने को मिल जाएंगे। हर्रापाल शैलाश्रय भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, होशंगाबाद जिले के महादेव पिपड़िया से हमें क्या देखने को मिलेगा? होशंगाबाद जिले के महादेव पिपरिया से हमें क्या देखने को मिलेगा?
860 से अधिक औजार देखने को मिलेंगे। और महादेव पिपरिया को किसने खोजा था? मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहे हैं हम, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहे हैं। एच डी सांकलिया और सुपेरकर ने खोजा था। ठीक है, एच डी सांकलिया और सुपेरकर ने महादेव पिपरिया को खोजा था। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से हमें मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य, साथ ही साथ मानव के संग में कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी कहाँ से देखने को मिलेंगे? ठीक है, अरे कंप्लीट को आप छोड़िए, अभी वाला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? एक ही दिन में कंप्लीट करोगे क्या? होशंगाबाद में आदमगढ़, आदमगढ़ नामक जगह से हमको याद रखना है। ठीक है, आदमगढ़ को किसने खोजा था? आरबी जोशी जी ने, आरबी जोशी जी ने आदमगढ़ को खोजा था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताइए, कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? विजय सिंह। कौन हो जाएगा? विजय सिंह जो है अंतिम शासक हो जाएगा, ये याद रखना। कलचुरी वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में कन्नौज से भाग के एक कवि आ गया था, राजशेखर? बताइए कौन हो जाएगा? युवराज प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? युवराज प्रथम हो जाएगा, जिनके दरबार में कन्नौज से एक कवि आ गया था, राजशेखर। राजशेखर की रचनाएं बताइए। राजशेखर की रचनाएं बताइए। विद्यसाल पंजिका क्या हो जाएगी? विद्यसाल पंजिका और काव्य मीमांसा क्या हो जाएगी? विद्यसाल पंजिका और काव्य मीमांसा हो जाएगी। ये दोनों रचनाएं आपको याद रखना है, किसकी हो जाएगी? राजशेखर की हो जाएगी। ठीक है, और राजशेखर युवराज प्रथम के दरबार में रहते थे। अच्छा ये बताइए, राजा भोज के समकालीन कौन थे? राजा भोज जिस समय मालवा के परमार वंश के शासक थे, उस समय कलचुरी वंश के शासक कौन थे? तो गांगे देव आपको याद रखना है। ठीक है, गांगे देव। पहले मित्रता थी, बाद में इन दोनों के मध्य युद्ध भी होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और इधर अपना चंदेल वंश चल ही रहा है। चंदेल वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया? बताइए तो कौन हो जाएगा? विद्याधर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विद्याधर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चंदेल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में आला उदल रहते थे और जगनिक नामक एक इतिहासकार भी रहता था? तो परमर्दी देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परमर्दी देव हो जाएगा। जगनिक की रचनाएं बताइए कौन कौन सी हो जाएंगी? जागरिक की रचनाएं, एक तो परिमल रासो हो जाएगी और आलाखंड हो जाएगी। ठीक है, आलाखंड हो जाएगी और परिमल रासो हो जाएगी, ये याद रखना। न्यू स्टूडेंट आज पहली बार कौन कौन आया हमारी क्लास में? एक बार यस लिख दीजिए। तो सभी न्यू स्टूडेंट से मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। चलो रिवीजन अब बीच क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी न्यू स्टूडेंट से निवेदन है, क्लास को अच्छे से देखना। और क्लास में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपसे आजकल रेफरल कोड पूछता होगा, क्लास में ज्वाइन करने पर भी पूछता है कि नहीं पूछता? जो न्यू स्टूडेंट है उनसे पूछता है। अनअकैडमी पे जब आप फर्स्ट टाइम जुड़ते हो तब पूछता होगा, किसी ना किसी से पूछा होगा। अभी जो न्यू स्टूडेंट अनअकैडमी पे पहली बार जुड़े हैं तो आप यह रिफरल कोड यूज करें, या जो प्लस का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो वो यही रिफरल कोड यूज करें, आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है तो। ठीक है, अनअकैडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद कैटेगरी एमपीपीएससी एंड व्यापम। फिर उसके बाद आपको प्रमोद राणा सर्च करके आप हमें फॉलो जरूर कर लें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तीन ऑप्शन दिखेंगे, प्लस, फ्री कोर्सेज और अबाउट। फ्री कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो नीचे आपको सारे फ्री कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस वाले हो चुके हैं। ठीक है, और प्लस में जुड़ना है, बहुत से स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में ये सारे
बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं और प्लस एक कोचिंग है। इस कोचिंग के अंदर बैच कोर्सेज 50 प्लस टीचर, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब कोचिंग की फीस कितनी है? 1 साल की 8,800 है। पर आप जैसे ही हमारा रेफरल कोड यूज करोगे स्टडी हब 7, STUDYHUB7, कोई भी रेफरल कोड हो, आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है तो उसको क्रॉस करके यही रेफरल कोड यूज करें और आपको सीधी 10% क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा और अपन बीच क्लास में देखेंगे। तो आज देखिए हम अब चालू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। क्या चालू कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत चालू कर रहे हैं। क्रेडिट से आपको और ज्यादा छूट मिल जाएगी, कॉइन्स वगैरह होंगे तो देखिए दोस्तों, ये है अपना भारत। ये मान लीजिए जैसे ये है अपना भारत। सबसे पहले आप सभी को पता है अरबों ने आक्रमण किया था अपने भारत पे। किसने आक्रमण किया था? अरबों ने आक्रमण किया था। अरबों में आपको पता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। कहीं कहीं 711 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उसने सिंध वाले एरिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये अपने भारत के मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाया था। उसने सिंध वाले एरिया पर आक्रमण किया था और सिंध के राजा उस समय कौन थे? राजा दाहिर। राजा दाहिर को मार दिया था, ये याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला आक्रमण अरबों का हुआ था, अरबों के बाद तुर्कों का हुआ। ठीक है, तुर्कों में आपको याद रखना है महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। और ये जो महमूद गजनवी है ये अपने मध्य प्रदेश वाले एरिया तक पहुंच गया था। तो इसीलिए हम दिल्ली सल्तनत में कहां से शुरू करेंगे? महमूद गजनवी से शुरू करेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी से शुरू करेंगे। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली भी थे। अरे पुर्तगाली अलग हो गए, जैसे समझिए अभी तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1000 से 1027। वास्को डी गामा आएगा 1498 में। कहाँ 1000 है, कहाँ 1498 में। पढ़ क्या रहे हैं अपन? मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। और वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? केरल में उतरा था। ठीक है, तो वो भारत का इतिहास हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा वही पढ़ेंगे। और वास्को डी गामा का कोई कनेक्शन नहीं है मध्य प्रदेश से। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो इसका मतलब 1019 जो है वो भी तो 1000 से 1027 के बीच ही आएगा। ठीक है, तो 1019 के आसपास जो अपना महमूद गजनवी है उसने मध्य प्रदेश में आक्रमण किया था। और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर वाला एरिया है उस पर क्या किया था दोस्तों? आक्रमण किया था। ये अच्छे से याद रखना। और जो ग्वालियर वाला एरिया है वहां पर उसमें कछवाहा वंश के शासक शासन करते थे। कौन करते थे? कछवाहा वंश के शासक जो है शासन करते थे, जो कि बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश थे उनके सामंत थे, यानी उनको टैक्स देते थे। और चंदेल वंश का उस समय शासक कौन था? विद्याधर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो जब महमूद गजनवी ने, इधर देखिए इधर से महमूद गजनवी आता था, इधर हिंदू शाही वंश के शासक जो है वो इसका डटकर सामना करते थे। फिर महमूद गजनवी आगे निकला, फिर उसके बाद इन्होंने मथुरा कन्नौज होते हुए, ये याद रखना मथुरा कन्नौज इधर है, और ग्वालियर वाले एरिया पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1019 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद 1020 ईस्वी में इसने दोबारा आक्रमण किया। तो इसका सामना किससे हुआ? चंदेल वंश के एक शासक थे जिसका नाम था विद्याधर। ठीक है, समकालीन मतलब होता है इसके पैरेलल। ठीक है, ये याद रखना। जैसे मान लीजिए आप हो भारती जी और आपका कोई भाई है, वो आपके 12th में ही पढ़ता है, आप भी 12th में ही संग में पढ़ते हो, तो आप एक दूसरे के समकालीन हो गए, पैरेलल हो गए, बराबर पढ़ रहे हो। जिस तरह इसी तरह इतिहास में जिस समय मध्य प्रदेश में मालवा वाले एरिया पर परमारों का शासन था, उसी समय चंदेलों का शासक था बुंदेलखंड में। यानी चंदेल परमारों के क्या हो जाएंगे? समकालीन हो जाएंगे। तो देखिए इसके पश्चात क्या होता है 1020 ईस्वी में, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है
महमूद गजनवी के समकालीन कौन था? चंदेल वंश का शासक विद्याधर हो जाएगा। ठीक है, समकालीन मतलब जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उसके सामने विद्याधर था। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, विद्याधर ने 1019 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ग्वालियर के भूभाग पर आक्रमण किया और 1020 ईस्वी में इसका सामना किससे हुआ? चंदेल वंश के एक प्रतापी शासक थे जिसका नाम क्या था? विद्याधर हो जाएगा, उनसे हुआ था। परंतु दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में अंत में कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना, कोई भी परिणाम नहीं निकला था। फिर उसके बाद 1021 ईस्वी में 1021 ईस्वी में दोबारा दोनों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और दोनों ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। दोनों ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। संधि किस किसने कर ली? महमूद गजनवी और विद्याधर ने क्या कर ली थी दोस्तों? संधि कर ली थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। विद्याधर ने क्या की? धन संपदा जो है, कुछ धन संपदा महमूद गजनवी को दे दी और महमूद गजनवी ने जो जीते हुए एरिया हैं वो वापस क्या कर दिए? विद्याधर को दे दिए थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी का सामना चंदेल वंश के शासक जो विद्याधर हैं उनसे हुआ था, जबकि चंदेल वंश का संस्थापक, न्यू स्टूडेंट याद रखना, नन्नुक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नन्नुक हो जाएगा। इसको लिंक द्वारा ऐसे याद कीजिए, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे ना तो आपकी माताजी क्या कहती थी? देखो बेटा चंदा मामा आ गए। चंदा मामा आपको चुप कराएंगे। ठीक है, तो चंदा यानी चंदेल, तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? नन्नुक हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, नहीं इसका नाम वगैरह कुछ नहीं मिला। तो आप देखिए दोस्तों, ये महमूद गजनवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसने ग्वालियर वाले इसी एरिया पर आक्रमण किया था और विद्याधर के संग में इसकी संधि हो गई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। संधि हो गई, कोई ये थोड़ी कि पर्टिकुलर बहुत बड़ा युद्ध था तो संधि। संधि नॉर्मल हो गई कि आ जाओ बैठते हैं हम इस जगह पे और बस ये हो गई। आप हमें धन संपदा दे दीजिए और अपना लूटा हुआ एरिया जो है ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया? कोई बताना चाहेगा? 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। ये याद रखना, मुल्तान और उच्च वाले एरिया पर हो जाएगा। जबकि महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कुछ किताबों में आपको 1001 ईस्वी देखने को मिलेगा, पर वास्तविक रूप से आप सही देखोगे तो 1000 ईस्वी में किया था। इसने हिंदुशाही वंश के जो आसपास के किले वगैरह हैं उनके ऊपर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी पहले आएगा और मोहम्मद गौरी बाद में आएगा। गौरी है, दो वर्ड हैं तो बाद में। बड़ा है गजनवी, पहले आएगा तो बड़ा व्यक्ति पहले आता है ना, बाद में आता है छोटा। ठीक है, तो महमूद गजनवी पहले आएगा और मोहम्मद गौरी जो है बाद में आएगा। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पे आक्रमण किया था और 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है ना, वहां पर इन्होंने आक्रमण किया था। यह आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था? भीम प्रथम। अयोग्य शासक था। भीम प्रथम हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद आप सभी को पता है अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध इसने किया था, सिंध वाले एरिया पर हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। और ये मैंने आपको बताया भी होगा जाटों के विरुद्ध इसने कैसे कूटनीति अपनाई थी। पानी में ये युद्ध हुआ था। नहीं बताइए तो मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। और उसके बाद दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है उसका आक्रमण होता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एक तुर्क था जो कि मुल्तान और उच्च वाले एरिया पर आक्रमण करता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके पश्चात महमूद गजनवी पहले आया है, मोहम्मद गौरी बाद में आया है। सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सबसे पहले जजिया कर भी इसी ने ही लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद आपको याद रखना है महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने दोस्तों क्या किया? तुगरिल के साथ में मिलके ग्वालियर दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण कर दिया और सफलता प्राप्त की थी। और मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के
शासक उस समय कौन थे? लोहंग देव, उसको हरा दिया था। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना, इसको ऐसे याद रखिए। अब देखिए ग्वालियर के शासक कौन है? लोहंग देव। ग्वालियर है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो लोहे जैसे लोग होंगे वहां पर। ठीक है, और जब लोहे जैसे लोग होंगे तो एक कोई ग्रिल लेनी पड़ेगी अपन को लोहे की, जिससे ये सारी चीजें गिर जाए। तो तू ग्रिल, ठीक है, तू ग्रिल ले लो तो आराम से वो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जब मोहम्मद गौरी ने तुगरिल के साथ में मिलके ग्वालियर पर आक्रमण किया था, तो उस समय ग्वालियर के शासक कौन थे? लोहंग देव हो जाएंगे। जजिया कर एक ऐसा धार्मिक कर होता था जो गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता था। गैर इस्लामिक लोगों का मतलब जो इस्लाम धर्म का व्यक्ति नहीं है उस पर लगाया जाता था, और उस टैक्स की दर उस समय इतनी ज्यादा कर दी गई थी, 100 गुना तक कर दी गई थी। यानी जो इस्लामिक व्यक्ति है, मान लीजिए जिसे शक्कर 10 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है, तो जो गैर इस्लामिक व्यक्ति है उसे बहुत महंगी मिलेगी, 500 या 1000 रुपए किलो तक। यानी बहुत ही ज्यादा क्या होगा? व्यक्तियों का शोषण होगा। जब बहुत ही ज्यादा व्यक्तियों का शोषण होगा, यानी एक दुकान पे आपको 1000 रुपए किलो शक्कर मिल रही है और दूसरी दुकान पे आपको 10 रुपए किलो शक्कर मिल रही है, चाहे इसके लिए आपको अपना जमीर ही बेचना पड़े, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? शुरुआत में क्या करोगे? जमीर नहीं बेचोगे, नहीं बेचोगे ना, नहीं बेचोगे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद और ज्यादा पैसा मतलब टैक्स लिया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा, और अंत में आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, कम से कम जिंदा बचे हैं, धर्म तो परिवर्तन कर ही लो। तो यही जजिया टैक्स था जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था बहुत बुरी तरह, और जो सारे हिंदू थे उन्होंने उस समय इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। ठीक है, सभी हिंदू और जितने भी जो धर्म के लोग थे, जैन वगैरह, ज्यादातर ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था जजिया टैक्स के द्वारा। इसीलिए आपको देखने को भी मिलेगा कि जब हिंदू और मुस्लिम में जो भी विवाद होता है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप अपने पूर्वजों को देखिए, आपके पूर्वज क्या निकलेंगे? हिंदू ही निकलेंगे, क्योंकि ये जजिया एक ऐसा टैक्स था जो लगा ही रहता था इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। तो जो पहले हिंदू होते थे, मजबूरी में जो गरीब लोग हैं वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे, याद रखना। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी है, इससे कुछ समय पहले ही 636 के आसपास ही इस्लाम धर्म जो है अपने भारत में आया था। इससे पहले इस्लाम धर्म का नामो निशान भारत में था ही नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी। 636 के बाद से ही इस्लाम धर्म आया है। तो आप देखिए इसके पश्चात जो मोहम्मद गौरी है, इन्होंने तुगरेल के साथ में मिलके ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की थी, और मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के लोहंग देव को पराजित कर दिया था, ये याद रखना। और साथ ही साथ आप सभी जानते हो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो इसके पश्चात मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202-1203 ईस्वी में, कबे? 1202-1203 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, और बुंदेलखंड के उस समय शासक कौन थे? चंदेल वंश का शासक था। बुंदेलखंड पे उस समय चंदेल वंश के एक शासक थे जिसका नाम क्या था? परमर्दी देव हो जाएगा। ठीक है, परमर्दी देव हो जाएगा। ये वही परमर्दी देव है जिनके दरबार में आला उदल रहते थे, ये वही परमर्दी देव है जिनके दरबार में जगनिक नामक इतिहासकार रहते थे, जिन्होंने परिमल रासो और आला खंड जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने 1202-1203 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था? बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, और उस समय चंदेल शासक थे परमर्दी देव, इनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कालिंजर महोबा ये यूपी में हो जाएगा, खजुराहो अपना एमपी में छतरपुर जिले में हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अधिकार कर लिया, परमर्दी देव जो है एक तरह से हार गया, पराजय इसने स्वीकार कर ली, तो इसके मंत्रियों ने ही इसको मार दिया था। क्यों मार दिया था? कहा कि आप एक तुर्क के सामने झुक गए। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कलिंग तो इधर उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, परमर्दी देव, ये क्या, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत याद रखना, मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह आपको अच्छे से याद रखना है। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासकों ने क्या किया है? शासन किया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है आराम शाह। आराम शाह अयोग्य शासक था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। कौन? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीता था और उज्जैन स्थित जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको भी इसने लूटा था 1233-34 ईस्वी में। उस समय मालवा का शासक पता है कौन था? याद कीजिए, मालवा में उस समय परमारों का शासन चल रहा है। तो कौन था मालवा का परमार वंश का शासक? कल ही मैंने बताया है। बताइए, जब इल्तुतमिश ने 1233-34 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था उस समय मालवा का शासक कौन था? मेलक देव था। मेलक देव तो जब 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब था। बताइए। देवपाल हो जाएगा। शासक कौन हो जाएगा? देवपाल हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना और बताया भी था मैंने बार बार। अच्छा ये बताइए, अवंतीनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? अवंतीनाथ की, याद कीजिए, एक शासक था जिसने मालवा के परमारों पे आक्रमण किया था। जिस समय मालवा के परमार वंश का शासक यशोवर्मा था। तो मालवा को जीता था और अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्तों, पढ़ाई नहीं करोगे तो। जयसिंह सिद्धराज। कौन था दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज हो जाएगा। जयसिंह सिद्धराज किस वंश का था? जयसिंह सिद्धराज जो था ये किस वंश का था? ये गुजरात के चालुक्य। किसका था? गुजरात के चालुक्य या फिर सोलंकी वंश भी आप कह सकते हो। ठीक है, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश हो जाएगा। उसका एक शासक था जिसका नाम क्या था? जयसिंह सिद्धराज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है इसने मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीत लिया था। उस समय मालवा के परमार वंश का शासक देवपाल था और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर भी लूटपाट की थी। ये घटना है कब की? 1233-34 ईस्वी की हो जाएगी। और 1231 ईस्वी में इसने ग्वालियर के किले पर भी क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। घटना दोस्तों देखिए 1196 के आसपास की है, जिस समय मोहम्मद गौरी ने तुगरिल के साथ में मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया था। उस समय ग्वालियर के शासक लोहंग देव हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1202-1203 ईस्वी के आसपास आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड वाले एरिया पर आक्रमण किया। उस समय बुंदेलखंड के शासक कौन थे? चंदेल वंश के शासक हो जाएंगे परमर्दी देव। कौन हो जाएंगे? परमर्दी देव हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश कौन हो जाएंगे? इल्तुतमिश हो जाएंगे। इल्तुतमिश ने इंपॉर्टेंट याद रखना 1231 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था? ग्वालियर में आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? ग्वालियर में आक्रमण किया था। और 1233-34 ईस्वी में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, कहां पर आक्रमण किया था? मालवा वाले एरिया पर, उज्जैन पर आक्रमण किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उस समय मालवा के परमार वंश का शासक कौन था? देवपाल हो जाएगा। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब अपन आगे देखते हैं। साथ ही साथ हाँ, एक और चीज याद रखना, दिल्ली सल्तनत में देखिए, जिसको ऑल इंडिया हिस्ट्री अच्छे से आता है वो इन चीजों को और आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया हिस्ट्री से लिंक करके मध्य प्रदेश का इतिहास समझा रहा हूं। अब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में
दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है। तो आप कैसे समझ पाओगे कि दिल्ली के शासक ने मध्य प्रदेश में आक्रमण किया है। तो पहले दिल्ली की गद्दी समझना जरूरी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक, 1200 से 1300, 1300 से 1400, 1400 से 1500, यानी 320 साल कुछ दिल्ली सल्तनत चली है। ये आपको याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत में देखिए 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप: गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो, या गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, गुलाम वंश के जो शासक थे, महत्वपूर्ण शासक तो 3 ही थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक, फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद बलवन, याद रख लेना। ठीक है, ये 4 ही शासक क्या हुए हैं, महत्वपूर्ण हुए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी कब से कब तक थी, 1206 से 1290 तक के गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया था। तो 1206 यानी जब ये शासक बनने से पहले इसने 1202 1203 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था बुंदेलखंड वाले एरिया पर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1206 से 1210 ईस्वी तक बैठा था और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने ही शुरू करवाया था। तो इसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, कुछ महीने ही आराम शाह बैठ पाया था कि इल्तुतमिश ने हमेशा के लिए इसको क्या करवा दिया, आराम करवा दिया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1210 से 1211 फिर इल्तुतमिश बैठा 1211 से 1236 तक। फिर रजिया सुल्तान बैठी थी 1236 से 1240 ईस्वी तक हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये गुलाम वंश है। इसी तरह खिलजी वंश जो है आपको याद रखना, 1290 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया था। खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया था। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, और भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था और लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो इस तरह ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत चली थी, जो कि ऑल इंडिया हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। ठीक है, तो देखिए, इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश के बाद अब आगे देखते हैं। अब होता यह है दोस्तों नसरुद्दीन महमूद शाह के समय, याद रखना दोस्तों, बलवन ने 1247 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद शाह एक शासक है जो कि रजिया सुल्तान के बाद बना था। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह नाम का एक शासक बना था। ये याद रखना। इसी के समय बलवन की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और बलवन ने 1247 ईस्वी में 1247 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। मैं कह रहा हूँ रजिया सुल्तान के बाद बना, इसका मतलब ये नहीं है कि रजिया सुल्तान के हैंड टू हैंड बाद बनेगा, कुछ समय बाद बना, एक दो शासक बीच में और थे। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाएगा। तो इसके समय बलवन ने 1247 ईस्वी में कालिंजर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद देखिए खिलजी वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्या होगा, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, हाँ, बलवन भी गुलाम था इल्तुतमिश का, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर गुलामों ने शासन किया है। ठीक है, आप सुनोगे तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश जो था, इसने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, जो कि 40 तुर्क सरदार इल्तुतमिश के क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, किसने, इल्तुतमिश ने। इसी दल में से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बलवन।
ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, जरा बताइए। खिलजी वंश का शासनकाल, सबसे कम समय तक रहने वाला वंश दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ही है। तो देखिए, खिलजी वंश के शासकों का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों ने क्या किया था, शासन किया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने मांडू को लूटा था। ठीक है, मांडू को क्या किया था, लूटा था, मांडू वाले एरिया को लूटा था। अभी तो वर्तमान में मांडू बना ही नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, इसने यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ग्वालियर में गुंबद आकार का एक विश्राम गृह भी बनवाया था, जो गुंबद जैसा आकार का था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मांडू को लूटा और इसने ग्वालियर में गुंबद आकार का एक विश्राम गृह भी क्या किया था, बनवाया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा था, किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने दोस्तों माणिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन तथा विदिशा के मंदिरों को भी लूटा था, ये याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी कह के गया था कि मैं माणिकपुर का हाकिम हूँ, इसका रूप धारण किया और उसके बाद उज्जैन और विदिशा के जितने भी जो मंदिर थे उनको लूटा था, ये आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, 1290 में खिलजी वंश आ जाता है। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा रहता है और 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, शासन करता है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा, गद्दी पर बैठ जाएगा। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा तो उस समय मालवा के शासक कौन थे, महलक देव। मालवा के शासक ने मना कर दिया कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। जब नहीं देंगे टैक्स तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा। क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के पश्चात अपने सेनापति, जिसका नाम क्या था, आइन उल मुल्क, इसके नेतृत्व में आक्रमण किया। कहां पर किया, मालवा पर किया। कब किया, 1305 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया, आपको पता है। 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पे। चित्तौड़गढ़ के उस समय शासक कौन थे, राणा रतन सिंह, और उनकी पत्नी थी रानी पद्मावती हो जाएगी। ठीक है, 1301 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर पे आक्रमण किया था। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों शासक बनने के पश्चात अपने सेनापति जो आइन उल मुल्क है, इसके नेतृत्व में क्या किया था, आक्रमण किया था। और आइन उल मुल्क ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और उस समय मालवा में परमार वंश का एक शासक था, जिसका नाम क्या था, महलक देव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब आइनुल मुल्क ने आक्रमण किया तो महलक देव ने सामना किया और महलक देव को पराजित हो गए और ये मार दिया गया। तो उसके बाद आइनुल मुल्क जो है, इसने आसपास के जितने भी जो एरिया हैं उनको लूटा, जैसे कालिंजर, बिलसा, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को क्या किया था दोस्तों, इन्होंने लूटा था। ये आपको अच्छे से याद रखना, आइन उल मुल्क के नेतृत्व में। इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, खिलजी वंश कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि मालवा की जो सारी सल्तनत है वो दिल्ली सल्तनत में जा चुकी है और कोई पावरफुल शासक था नहीं। सारे शासक जो है वो कमजोर पड़ चुके थे। तो ऑलमोस्ट पूरा मध्य प्रदेश दिल्ली सल्तनत के हाथ में चला गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, खिलजी वंश जैसे ही समाप्त होता है 1320 ईस्वी में, तो उसके बाद एक नया वंश आता है जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश से मैं इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का पुत्र कौन हो जाएगा, जूना खां, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मूर्ख सुल्तान के नाम से जानते हैं या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने एक बटियागढ़ अभिलेख है, बटिया यानी वो वहां पर बैठ गए थे और उन्होंने कही थी बढ़िया है ये। ठीक है, बटियागढ़ अभिलेख है जो कि दमोह जिले में है, जो कि दमोह में हो जाएगा बटियागढ़ अभिलेख। कहा जाता है, उस बटियागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने बटिया दमोह वाली जो जगह है वहां पर विश्राम गृह बनवाए थे, साथ ही साथ अपने पार्क वगैरह टाइप भी बनवाए थे। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों 1324 ईस्वी यानी 1320 ईस्वी से एक नया वंश आ गया जिसका नाम क्या था, तुगलक वंश। कब तक रहा, 1414 तक रहा। ईयर याद रखना, ये दिल्ली सल्तनत के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर के माध्यम से क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो टर्मिनेट होंगे, और ऑप्शन टर्मिनेट तभी होंगे जब आप ईयर अच्छे से याद रखोगे। ईयर अच्छे से याद नहीं रख पाओगे तो ऑप्शन भी टर्मिनेट करने में समस्या आएगी। तो देखिए दोस्तों घटना है 1324 ईस्वी की। तो 1324 ईस्वी में फारसी भाषा में एक उत्कीर्ण बटियागढ़ का अभिलेख है, उससे हमें जानकारी मिलती है। क्या ज्ञात होता है कि दमोह क्षेत्र में, यानी जो दमोह वाला एरिया है उसमें गयासुद्दीन ये तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इनका आधिपत्य था, यानी ये भी यहाँ पर कुछ समय के लिए रहे थे। कहाँ पर, दमोह वाले एरिया में हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे हम मूर्ख सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा, इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक हो जाएगा। इसकी मूर्खता वाली योजनाओं के कारण इसे मूर्ख सुल्तान कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो इन्होंने जो दमोह वाला एरिया है, जो बटियागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि उसमें प्राणियों के लिए गौमठ, बगीचे और बावड़ियां भी बनवाई थी, ये भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक था, इन्होंने अपनी राजधानी, पता है ना, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर की थी। दिल्ली से कहां पर ट्रांसफर की थी, देवगिरी ट्रांसफर की थी, जिसका नाम बदल के बाद में इन्होंने दौलताबाद रख दिया था। तो जब ये ट्रांसफर कर ली तो उसके बाद जब ये आते जाते रहते थे ना, तो जाते समय इन्होंने विश्राम करने के लिए धार जिले में धार का किला बनवाया था। ठीक है, धार जिले में धार का किला बनवाया था। किसने, मूर्ख सुल्तान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, धार के किले का निर्माण किसने करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। तो इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया। दमोह जिले में बटियागढ़ अभिलेख, इसको ऐसे याद रखिए। देखिए बटिया यानी बैठना। अब आप जानते हो जिस समय राजा बैठा हुआ है उस समय दूसरा कोई व्यक्ति बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। वो तो वही बैठ सकता है जिसमें बहुत ज्यादा दम हो। ठीक है, दमोह, तो दमोह में बटियागढ़ अभिलेख हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बटियागढ़ अभिलेख किसके द्वारा बने, ये बटियागढ़ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपको याद रखना, धार के किले का निर्माण करवा दिया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवा दिया। और बटियागढ़ से हमें जानकारी मिलती है कि प्राणियों के लिए गोमट, बगीचे और बावड़ियां आदि भी बनवाई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मालवा वाले एरिया में भीषण अकाल भी पड़ा था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और कृषि पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि पर ऋण भी दिए थे। कृषि पर समझ रहे हो, लोन मिला था, लोन, जैसे अभी वर्तमान में लोन मिलता है ना, इसी तरह लोन मिला था। तकावी और सौंदर, कौन सा लोन मिला था, तकावी और सौंदर, भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी को समझ में आ चुका होगा कि कृषि पर लोन, तकावी और सौंदर हो जाएगा। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका भाई, चचेरा भाई गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया है कि फिरोज शाह तुगलक की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताइए। जहां खिलजी वंश के शासकों के जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, परंतु लोगों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई थी, जो कि आप एक दो बताना चाहोगे। जैसे दीवान बंदगान दास विभाग बना दिया था, दीवान खैरात नाम से एक सरकारी अस्पताल बना दिया था, दीवान इस्तिहाक नाम से एक पेंशन विभाग हो जाएगा। साथ ही साथ आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक की जानकारी भी हमें दुलचीपुर, जो कि सागर में एक अभिलेख है, उससे मिलती है, ये भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बीच बीच में मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू वाली भी जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश के ये जो सारा लिखा है ये मध्य प्रदेश का पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो इंडिया का भी है, और देखी जाएगा आराम से। जैसे हाँ, वो क्वेश्चन का आंसर वो ऑल इंडिया का है, ऑल इंडिया हिस्ट्री का है कि फिरोज शाह तुगलक की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताइए।
बस अपन को मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये याद रखना, फिरोज शाह तुगलक की हमें जानकारी दुलचीपुर सागर अभिलेख में मिलती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। दुलचीपुर यानी पूरा दल आ गया, और फिर रोज यानी फिर रोज वहां पे पूरा का पूरा खाना खा जाता था। ठीक है, तो दुलचीपुर सागर में हो जाएगा, और उससे हमें फिर रोज यानी फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिल जाती है। ये आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए दोस्तों, तुगलक वंश के समय में ही आपको पता है दोस्तों, मालवा में जो परमार वंश का पतन हुआ था ना, पतन याद करो, मेलक थे वो अंतिम महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी में मिला लिया गया था। तो मालवा में परमार वंश का पतन हुआ, और पतन के पश्चात आप सभी को पता है मालवा का शासन जो है किसके हाथ में चला गया था? दिल्ली सल्तनत के हाथ में चला गया था। किसके? दिल्ली सल्तनत के हाथ में चला गया था। ये आप अच्छे से याद रखना। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो चला गया था, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। और उसके बाद तैमूर लंग नाम का एक व्यक्ति है जिसने आक्रमण किया था। तैमूर नाम के व्यक्ति था, ये एक टांग से लंगड़ा था, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। उस समय आपको याद रखना है तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह, अयोग्य शासक था। तो जैसे ही तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो ये दिल्ली से भाग गया। दिल्ली से भाग के इन्होंने गुजरात में शरण ली। दिल्ली से भाग के कहां पर शरण ली? गुजरात में शरण ली, और गुजरात से आके फिर इन्होंने मालवा में शरण ली। ठीक है, और मालवा में इनका एक सूबेदार था। मालवा में इनका एक सूबेदार था जिसका नाम क्या था? दिलावर खां। इन्होंने कही कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, आप आ जाइए। दिलावर खां हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों तैमूर लंग वापस लौटा तो नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर पहुंच गया था। और जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर पहुंचा तो दिलावर खां को पता चल गया, अरे ये तो बेवकूफ शासक है, इस चीज का तो अपन फायदा उठा सकते हैं। तो दिलावर खां ने क्या किया? मालवा को स्वतंत्र कर लिया, और मालवा में 1401 ईस्वी में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव डाल दी थी दिलावर खां गौरी ने, गौरी वंश की। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। किसी को भी कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ लीजिए। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूं अनअकैडमी प्लस है क्या। तो सभी को कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी आपको जरूर ध्यान रखनी है, एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगी। ठीक है, एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगी। फिर उसके बाद आप हमें प्रमोद राणा सर्च कर लीजिए, फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना। आपको कोई भी क्लास के लिए रिफरल कोड पूछे तो आप ये वाला रिफरल कोड StudyUp7 जरूर डालें। 3 ऑप्शन देखेंगे, प्लस फ्री कोर्सेस, अबाउट। फ्री कोर्सेज पे जब आप नीचे जाओगे तो आपको सारे फ्री कोर्सेज यहाँ पर फीड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप सारे फ्री कोर्सेज देख सकते हो। दिसंबर के माह में देखिए दोस्तों, ये वाले बैच कोर्सेज सारे शुरू हो रहे हैं। 11 दिसंबर आज है, उसके बाद के ये देखिए एमपीपीएससी लक्ष्य 2022 को टारगेट करते हुए पूरे एमपीपीएससी का 2020 का लिए 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स हो रहा है। फाउंडेशन बैच कोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए, बैच कोर्स प्रीलिम्स और मेंस और आंसर राइटिंग के लिए। फिर लक्ष्य 2022 को टारगेट करते हुए ये सारे हो जाएंगे 120 दिन का। यानी ये देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर आप टीचर से पढ़ना चाहते हो तो और डिटेल में पढ़ पाओगे। अब जैसे और डिटेल में किसी ने पढ़ लिया है, 120 दिन में इसको पूरा सिलेबस रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए भी आपको बैच कोर्स है। आपको अलग अलग कोर्स की फीस नहीं देनी है, आप एक कोचिंग में जुड़ रहे हो, उस कोचिंग की आपने फीस दे दी, फिर सारी चीजें फ्री है, जितने भी बैच कोर्स हो चुके हैं या आते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो क्लास हो चुकी है उसमें आप प्रीवियस वाली देख सकते हो। जैसे ये गोला है, ये गोला क्या है? कोचिंग है। ठीक है, इस कोचिंग में यदि आप जुड़ते हो तो आपको सुविधाएं देखिए। कोचिंग में जुड़ने की फीस है, अंदर प्रवेश करने की, और फिर सारी चीजें अंदर फ्री हैं। देखिए 50 प्लस टीचर मिलेंगे, जो आपको बेस्ट टीचर आप अपने चुन सकते हो, रैंक के अनुसार आपको दिख जाएंगे। आप एमपीपीएससी मेंस 2019, 2020, 2021 तीनों की तैयारी कर सकते हो। सीक्वेंस में आप तैयारी कर सकते हो। व्यापम, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर सकते हो। पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको हर 3 क्लास के बाद में मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको प्री और मेंस की मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। बैच कोर्सेज जो भी मैंने बताए थे ना दिसंबर में, वो सारे चालू होंगे। ये सारे बिल्कुल फ्री हैं, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। बैच कोर्स की फीस नहीं है, कोचिंग में जुड़ने की फीस है। कोचिंग में जुड़ गए तो सारे बैच कोर्सेज आप देख पाओगे।
इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर इसी एक मैगजीन में आ जाएगा, ठीक है। और एक महीने में आपको 2 मैगजीन मिलेगी, तो सारा करंट अफेयर एक साथ ही आ जाए तो इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टेस्ट पे आप क्लिक करके सारे प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट भी देख सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस कैसी क्या है। तो ये दिसंबर महीने की है। तो अब देखिए फीस कितने की है। अब मान लीजिए दोस्तों, एक महीने के लिए तभी जुड़ना जब आपको डेमो देखना हो कैसा टीचर पढ़ा रहे हैं। आप फ्री क्लास के माध्यम से भी देख सकते हो। पूरी अच्छे से तैयारी करनी है तो 1.5 साल आपको लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं 2 साल का लें। 2 साल की फीस कितनी है? 12,800। पर जैसे ही आप रेफरल कोड हमारा यूज करोगे, क्या, स्टडी हब 7, यहाँ पर कोई भी रेफरल कोड हो, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप उसको क्रॉस करके हमारा रेफरल कोड जरूर यूज करें, जिससे अनअकैडमी को भी लगता है कि हाँ ये टीचर वास्तविक रूप से अच्छा पढ़ा रहा है और जेन्युइनली पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट भी आराम से जुड़ेंगे। और यदि आप ये रेफरल कोड यूज नहीं करते हो तो हमें भी दोस्तों लॉस होता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हम जेन्युइन टीचर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप यही रेफरल कोड यूज करें, स्टडी हब 7 जब भी जुड़े, ठीक है। तो यही रेफरल कोड यूज करें तो आपको 10% सीधी छूट मिल जाएगी। और सभी रेफरल कोड से इतनी छूट मिलेगी, किसी से भी 1% भी ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 12,800 जैसे ही रेफरल कोड यूज करेंगे 11,520 हो जाएगी। फिर आपके कुछ क्रेडिट्स भी इकट्ठे हो जाएंगे, कॉइन्स वगैरह, तो रिडीम पे और क्लिक कर देना, तो थोड़ी और पेमेंट में छूट मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप अपना पेमेंट कर सकते हो जिससे जो भी करना चाहें। चलिए समझ चुके होंगे सभी। अब किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, 1 मिनट का समय है, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट का समय है। बताइए, किसी को कोई डाउट, समस्या, सुझाव देना चाहते हो तो दे सकते हो। अनअकैडमी पर कोर्स सेम नहीं आता है या सेम नहीं आता है? अनअकैडमी पे सभी टीचर लाइव पढ़ाते हैं। ये कौन सा कोर्स समझ नहीं आता? देखिए जिस कोर्स पे आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक कर दो, उसके अंदर सारी क्लासेस हो जाएंगी। ये तो आप फ्री में जुड़े हुए हो, तो फ्री तो एक स्पेशल क्लास है ना। एमपी की हिस्ट्री में क्वेश्चन आप प्राचीन इतिहास से भी आएंगे। प्राचीन इतिहास में पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस में जैसे मैंने बताया ना वैसे आप देख लेना फीड पे जाके। देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास से आपके 12 क्वेश्चन बने हैं। 2019 का जो प्री हुआ था ना अभी 2020 के जनवरी में, 12 क्वेश्चन बने थे, 12 क्वेश्चन। अब आप सोच लीजिए 12 क्वेश्चन अपने आप में कितने होते हैं, यानी 12 क्वेश्चन 24 नंबर, 2 नंबर भी इधर उधर कर देता है। और आप सोचिए ये 24 नंबर आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और एमपी पढ़ाता हूँ। हाँ ज्योग्राफी से भी आएंगे, ज्योग्राफी से क्यों नहीं आएंगे। अब याद तो करना पड़ेगा, रिवीजन ही एक बेस्ट ऑप्शन है। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको आप करते रहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि आपने पढ़ाई अच्छी कर ली, अब कुछ बच्चे तो इसी कारण नहीं करते कि पढ़ाई फालतू जाएगी। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई अच्छी करो, आप 2 सब्जेक्ट भी मजबूत कर लेते हो तो कोई भी नॉर्मल कोचिंग में जाओगे ना तो आपको 15,000 रुपये आराम से दे देगा महीने के। 15,000 रुपये, फिर प्लस टीचर का जो सम्मान होता है वो अलग से। आदमी 2 चीजों के लिए जीता है, एक अपनी इज्जत के लिए और एक पैसे के लिए। यहाँ पर ये जो जॉब है इसमें आपको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी। थोड़े और अच्छे टीचर बन गए ना तो आराम से आपकी सैलरी कम से कम 60 से 70 हजार हो जाएगी, जो कि एक सिविल सेवक की सैलरी से भी ज्यादा है, एक नंबर से आप कमाओ तो। ठीक है, सिविल सेवक की सैलरी से ज्यादा है, प्लस आपको सम्मान मिलेगा वो अलग से। 1 से 2 साल के अंदर अंदर ऐसी सैलरी हो जाएगी, जो कि इतना इंक्रीमेंट किसी भी जॉब में नहीं होता है। पर आप में टैलेंट तो होना चाहिए।
आपको कुछ आना तो चाहिए। आपसे कोई जवाब पूछ ले, सवाल पूछ ले कि सर गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, अब आप ही खुद सोच रहे हो एज ए टीचर होके, तो फिर ये समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। पढ़ाई कीजिए आप तो एमपीपीएससी सिलेक्शन के लिए, नहीं हो पाए 1-2 साल बाद तो फिर सिमिलरली एज ए टीचर भी पढ़ाने लगिए, जिससे आपकी तैयारी भी कंटिन्यू रहेगी और साथ ही साथ आपको अपना एक वो भी बन जाएगा कि हाँ, हम फैमिली पे बोझ नहीं है, हम अपना खर्चा स्वयं उठा रहे हैं। बस आप में थोड़ा दिमाग होना चाहिए। पैसे तो आदमी कहीं से भी कमा लेगा। जो चीज आपने सीखी है उसको लोगों को सिखाइए, पर आपने कुछ सीखा ही नहीं है। दिमाग में ये बिठा के रखा है कि मुझे सब कुछ आता है, पेपर आ जाए, मुझे सब कुछ आता है, पेपर आ जाए, जबकि आता वास्तविक रूप से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए दोस्तों आगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, याद रखना। जैसे मालवा में परमार वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत में मिल गया था मालवा। फिर उसके बाद दोस्तों तैमूर लंका भारत में आक्रमण हुआ 1398 में। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाएगा। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाएगा 1398 ईस्वी में, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो नसरुद्दीन महमूद शाह पहले तो गुजरात भाग गया, फिर उसके बाद मालवा में उसने शरण ली। मालवा में उसका सूबेदार था जिसका नाम क्या था? दिलावर खां गौरी। क्या था दोस्तों? दिलावर खां गौरी था। तो दिलावर खां गौरी के बाद से वापस जब लौटा नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली, तो इसने देखा कि केंद्रीय शक्ति कमजोर है। जब केंद्रीय शक्ति कमजोर है तो इसने फायदा उठाया, और फायदा उठाया तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव इसने डाल दी थी। तो क्वेश्चन पूछे, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने डाली? दिलावर खां गौरी ने डाल दी थी। किसने डाली थी? दिलावर खां गौरी ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव डाल दी थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, मालवा में परमार वंश के पतन के बाद मालवा का शासन जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। अभी अभी बताया ना, परमार वंश में अंतिम शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक मेलक देव हो जाएगा। फिर अंतिम शासक संजीव सिंह परमार। ठीक है, तो मेलक देव मतलब योग्य शासक था। उसके बाद पतन हो गया। पतन हो गया तो मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। फिर तैमूर लंका आक्रमण हुआ। ये घटना है 1305 की। तैमूर लंका आक्रमण देखिए कितने सालों बाद हुआ, तो 1398 ईस्वी में। जब दोस्तों आक्रमण किया तब तुगलक वंश के शासक थे नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी को छोड़ के भाग गए। भागे कहाँ? पहले गुजरात भागे और फिर मालवा आया। ठीक है, और जिसे मालवा का सूबेदार था उस समय दिलावर खान। दिलावर खान ने क्या किया? उसको सम्मान दिया। ठीक है, अब जब नसरुद्दीन महमूद शाह वापस लौटा, क्योंकि तैमूर लंग लूट के भारत को वापस लौट चुका था, तो जब नसरुद्दीन महमूद शाह के वापस जाने के पश्चात दिलावर खां गौरी ने क्या देखा कि ये तो अयोग्य शासक है, हम आराम से अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। तो 1401 ईस्वी में दिलावर खां गौरी ने मालवा में क्या किया? स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव डाल दी और अपनी राजधानी किसको बनाया? धार को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? दार को बनाया। अब देखिए दोस्तों, दिलावर खां के बारे में इतना ही याद रखना है। ठीक है, दिलावर का दिल आ गया था। अब दिल किस पे आता है? जो हुस्न की मलिका हो। तो दिलावर खां का वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम हुसैन खां भी हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए हुस्न आ गया, दिल आ गया। दिल आ गया तो लड़की से शादी हो गई, शादी हो गई तो बच्चे हो गए। ठीक है, अब बच्चे छोटे छोटे थे जब बेचारे मृत्यु हो गई पिता की, तो अल्प थे बच्चे। क्या थे? अल्प थे, तो अल्प खां हो जाएगा। ठीक है, अल्प थे तो उन्हें होश नहीं था, होश नहीं था, होशंग शाह। तो आपको याद रखना है दोस्तों, दिलावर खां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? होशंग शाह हो जाएगा। तो देखिए दिलावर खां की मृत्यु हो गई, तो दिलावर खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अलप खां अल्प था, और फिर होश नहीं आया तो होशंग शाह की उपाधि लेकर सुल्तान बन गया था। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? मुजफ्फर शाह। गुजरात के शासक कौन थे? मुजफ्फर शाह हो जाएगा। तो मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, जब मुजफ्फर शाह ने मालवा पे आक्रमण किया उस समय मालवा का शासक कौन था? बताइए। जब मुजफ्फर शाह जो कि गुजरात का शासक था, जिसने मालवा पर आक्रमण किया, तो उस समय मालवा का शासक कौन था? अलप खां, जिसे होशंग शाह के नाम से जानते हैं। अभी अभी बताया था होशंग शाह था। ठीक है, होशंग शाह था। तो जब मुजफ्फर शाह ने मालवा पर
आक्रमण किया तो हुसंग शाह को क्या कर लिया, कैद कर लिया। ठीक है, हुसंग शाह को क्या कर लिया, कैद कर लिया और अपने गुजरात ले गया। जब कैद कर लिया और गुजरात ले गया तो फिर आगे जाके मालवा में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो विद्रोह को दबाने के लिए हुसंग शाह को ही भेजा गया। ठीक है, इसको भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए, हुसंग शाह को ही भेजा गया था। और हुसंग शाह ने मौके का फायदा उठाया और मालवा में अपने आप को दोबारा से क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, मालवा में अपने आप को दोबारा से क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। किसने स्वतंत्र कर लिया था, हुसंग शाह ने स्वतंत्र कर लिया था। और जो मांडू अपन पढ़ते हैं ना, मांडू, ये मांडू किसने बसाया था, हुसंग शाह ने ही बसाया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और ये एक योग्य और पावरफुल शासक था, परंतु इसके आसपास इसके इतने दुश्मन थे कि ये अपनी योग्यता को दिखा नहीं सकता था। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बता दीजिए, अभी तक किसी को भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और जो भी प्लस में जुड़ना चाह रहा है, आप स्पेशल क्लास देख के भी आते हो, तो यह रेफरल कोड जरूर यूज करें, स्टडी हब 7, STUDYHUB 7 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए किसी को कोई डाउट समस्या तो आप हमसे पूछ सकते हो। आज की क्लासेस का टाइमिंग वही 2:30 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, 2:30 बजे और शाम को 7 बजे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए